नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक मनोविज्ञान। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा। इससे पहले हम इकाई 8 में चिंतन, तर्क और समस्या समाधान के बारे में हमने पढ़ा है। अभिप्रेरणा, हम जो भी कार्य करते हैं वो किसी न किसी प्रेरणा से या प्रेरणा के द्वारा प्रेरित होकर करते हैं। आज का जो टॉपिक है अभिप्रेरणा, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे, मानव अभिप्रेरक के स्वरूप को समझ सकेंगे, अभिप्रेरकों के स्वरूप के वर्णन को जान सकेंगे। इस इकाई या पाठ की जो विषय वस्तु है उसमें प्रस्तावना, अभिप्रेरणा का स्वरूप, अभिप्रेरकों के प्रकार जैविक अभिप्रेरक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, प्रमुख पद, महत्वपूर्ण बिंदु और बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह रीट के साथ साथ अन्य सभी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना, दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मानव जीवन में अभिप्रेरणा की भूमिका को समझने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं? व्यक्ति क्यों किसी समूह विशेष का सदस्य बनना चाहता है? संगीता कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, यह उसकी अभिप्रेरणा है। सागर राज्य स्तरीय टीम में भाग लेना चाहता है, इसलिए वह क्रिकेट अकादमी में गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। क्यों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करता है इत्यादि उदाहरण यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरक कार्य करता है। यानी जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरक होता है और उसी से ही प्रेरित होकर कार्य किया जाता है। यह अध्याय आपको अभिप्रेरणा से संबंधित संप्रत्तियों, अवधारणाओं एवं अभिप्रेरण के प्रकारों को समझने में मदद करेगा। यानी अभिप्रेरणा या प्रेरित करने के कौन से अभिप्रेरण है, इनके कितने प्रकार है और अभिप्रेरणा से संबंधित संप्रत्तियों या अवधारणाओं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ सकेंगे या जान सकेंगे। प्रतिदिन जिंदगी में हम लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इन कार्यों को हम क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरण अवश्य होगा। अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ ऐसी अवस्था से है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ ये अर्थ दिया हुआ अभिप्रेरणा का देखो, अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ ऐसी अवस्था से है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण स्वरूप, आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो तो खाने का स्वाद या उससे मिलने वाली पौष्टिकता आपको वहां जाने के लिए अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा संप्रत्यय इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। व्यवहार में गति, मूवमेंट कैसे होता है। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन लैटिन शब्द मूवर से बना है। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है मोटिवेशन, यह लैटिन भाषा के मूवर शब्द से बना है, जिसका संदर्भ क्रियाकलाप की गति से है। यानी जो क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटी होती है, उसके अंदर जो गति होती है वही क्या है? मूवर है या मोटिवेशन है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से व्यवहारों की व्याख्या अभिप्रेरकों के आधार पर की जा सकती है। आप विद्यालय या महाविद्यालय क्यों जाते हो? इस व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हो या मित्र बनाना चाहते हो, फिर आपको एक अच्छी नौकरी पाने के लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता है, या आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हो। ये दैनिक व्यवहार में ये सब क्या है? अभिप्रेरक है।
अभिप्रेरणा व्यवहार के निर्धारकों में से एक है। मूल प्रवृत्तियाँ, मूल जो प्रवृत्तियाँ हैं, हमारी जो आंतरिक प्रेरणा है, अंतर्निहित आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड है, लक्ष्य या उत्प्रेरक, जो हमारा लक्ष्य है, हमारे सामने जो भी टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा के विस्तृत दायरे में आते हैं। यानी मूल प्रवृत्तियाँ, आवश्यकताएं, लक्ष्य, ये अभिप्रेरणा के विस्तृत दायरे में आते हैं। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था से है जिस अवस्था के उत्पन्न होने पर वह बेचैनी का अनुभव करता है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए विशेष प्रकार की क्रिया करता है। व्यक्ति की यह अवस्था आंतरिक होती है। यानी कोई भी लक्ष्य को जो उसके अंदर उत्पन्न होता है उसको प्राप्त करने के लिए वह बेचैन रहता है, तो ये बेचैनी ही उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। इसकी उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता या कमी, अभाव या इच्छा से होती है। व्यक्ति में प्यास की उत्पत्ति होती है, तो यह क्या है? एक आंतरिक अवस्था में परिवर्तन के कारण होती है। उसे बेचैनी का अनुभव होता है और उसकी पूर्ति के लिए वह पानी की तलाश करता है और उसका उपभोग करता है। जब उसकी प्यास शांत हो जाती है तो उसकी क्षमता में कमी आ जाती है, उसकी जो अभिप्रेरणा है उसमें कमी आ जाती है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का व्यवहार चयनात्मक खास दिशा में निर्देशित होता है। व्यक्ति का व्यवहार क्या है? चयनात्मक है। उसको जो अच्छा लगता है वो वह करता है। अतएव हम कह सकते हैं कि प्रेरणात्मक व्यवहार चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। प्रेरणा स्वरूप जो कार्य किया जाता है वो चयनात्मक यानी खास दिशा में निर्देशित होता है और लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। मॉर्गन किंग, विसेज तथा स्कोपलर के अनुसार अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक, ड्राइविंग, कर्षण, पुलिंग बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। देखो, इसको आपको समझना है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक, ड्राइविंग तथा आकर्षण बल से होता है। प्रेरक मतलब गति देना, ड्राइविंग करना, और कर्षण का मतलब आकर्षण, बल देना। जब कोई चीज गति करती है, कोई वस्तु गति करती है तो उसका आकर्षण होता है और ये दोनों मिलकर के उस लक्ष्य की ओर जाते हैं, तो इसे कहते हैं अभिप्रेरणा। बेरोन, बर्न और कैंटोविज के अनुसार मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरण को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। अभिप्रेरणा हमें क्या करता है? एक आंतरिक काल्पनिक शक्ति प्रदान करता है, हमें एक काल्पनिक शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर अभिप्रेरण के स्वरूप की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। अभिप्रेरण की क्या विशेषताएं हैं? अभिप्रेरण व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था को कहा जाता है। यह आंतरिक अवस्था एक काल्पनिक होती है। अभिप्रेरणा जो आंतरिक अवस्था होती है उससे व्यक्ति कुछ क्रियाएं या एक्टिविटीज करता है, क्रियाकलाप करता है और एक निश्चित दिशा यानी वह लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक निश्चित दिशा या लक्ष्य है या उद्देश्य है, उसको वो प्राप्त करता है। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक वह जारी रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार अभिप्रेरित हो गया तो वह उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। जो स्टूडेंट्स रीट की तैयारी, एसएसटी की तैयारी मेरे से कर रहे हैं तो वो लगातार मेरे से ही जुड़े हुए हैं, लगातार मेरे वीडियो की डिमांड करते रहते हैं वो। तो इस प्रकार अभिप्रेरित व्यवहार
उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक वह जारी रहता है। उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और भोजन खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। यहाँ भूख व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता। यह पहला कारक है। इसे आवश्यकता नीड की संज्ञा दी जा सकती है। यह आंतरिक अवस्था व्यक्ति में कुछ विशेष क्रियाएं जैसे रेस्टोरेंट में जाकर भोजन के बारे में पूछताछ करना आदि उत्पन्न करता है। यह दूसरा कारक है। भोजन के बारे में अगर आप पूछताछ करते हो जाकर के तो यह दूसरा कारक है। पहले तो है हमें भूख लगने पर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जाकर के वहाँ भोजन के बारे में जो पूछताछ करते हैं वो हमारा दूसरा कारक है। तनाव एवं क्रियाशीलता की अवस्था को प्रणोद की संज्ञा दी गई है। व्यक्ति द्वारा किए गए ये सभी क्रियाएं कुछ ऐसी होती है जो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के ओर ले जाती है। यह तीसरा कारक है। हम जो क्रियाकलाप करते हैं वो हमें एक निश्चित दिशा, हमें एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जाती है। यह कौन सा कारक है? यह तीसरा कारक है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने प्रोत्साहन की संज्ञा दी है। यानी प्रेरणा मिलने के बाद में हम प्रोत्साहित हो गए और हम एक निश्चित दिशा में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? प्रोत्साहन कहा है। मूलभूत अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय। मूलभूत अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय कंसेप्ट, बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट। अभिप्रेरण की व्याख्या अधिक स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणात्मक चक्कर, मोटिवेशनल साइकिल के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है। इस चक्र में मुख्य 3 तत्व है। देखो, आवश्यकता, नीड, प्रणोद, ड्राइव, गति देना उसका आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहन या लक्ष्य को प्राप्त करना। इनको हम विस्तार से जानेंगे। देखो, सबसे पहले जो मूलभूत अभिप्रेरणात्मक संप्रत्यय है, इसका पहला जो तत्व है वो है आवश्यकता, नीड। आवश्यकता से तात्पर्य है आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न अवस्था से है, जिसकी अनुभूति अभाव के रूप में होती है। हमें किसी वस्तु का अभाव पैदा होता है तब हमारे ये आंतरिक या बाह्य कारणों से आवश्यकता महसूस होती है। जैसे भोजन या पानी की आवश्यकता का अनुभव शरीर में भोजन या जल की कमी होने पर होता है। काम, निद्रा, किसी संकट से बचना, ज्ञानोपार्जन आदि आवश्यकताएं किसी भी प्रकार के अभाव की स्थिति की द्योतक है। यह अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था होती है, क्योंकि किसी भी अभिप्रेरण की उत्पत्ति में सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो अभिप्रेरणा की जो पहली आवश्यकता है या पहली अवस्था, अभिप्रेरणा की जो पहली अवस्था है वह है आवश्यकता। दूसरी जो अभिप्रेरणा की अवस्था है वह है प्रणोद, ड्राइव। प्रणोद किसे कहते हैं? देखो, तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को कहा जाता है। क्रियाशीलता, मूवमेंट, गति। प्रणोद क्या है? एक गति है। इसको क्या कहा जाता है? इस अवस्था को प्रणोद कहा जाता है। किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न प्रणोद वस्तुतः प्रेरणा का एक अंग है। प्रेरक में 2 चीज़ों का समावेश होता है। प्रेरक जो होता है उसमें 2 चीज़ों का समावेश होता है, बल या प्रणोदन, यानी बल देना और या गति देना, व्यवहार की लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसित होने की प्रवृत्ति। ये 2 प्रेरक होता है। एक तो प्रेरित करना यानी गति देना, क्रियाशील करना, एक्टिविटी करना, और दूसरा है व्यवहार की लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना। प्रोत्साहन या लक्ष्य। प्रोत्साहन या लक्ष्य अभिप्रेरणा चक्र का तीसरा कदम है। लक्ष्य या प्रोत्साहन वातावरण की वह वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति या प्रणोद में कमी आ जाती है। जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद में उसमें जो क्रियाशीलता है उसमें कमी आ जाती है। जैसे प्यास
प्यासे व्यक्ति के लिए जल एक प्रोत्साहन होता है जिसके पीने से प्यास समाप्त हो जाती है और क्रियाशीलता तथा तनाव की स्थिति भी कम हो जाती है। यहाँ प्रणोद की मात्रा क्या हो जाती है, यानी जब व्यक्ति की इच्छा पूर्ति हो जाती है तो उसमें प्रणोद की स्थिति में कमी आ जाती है। प्रोत्साहन या लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। लक्ष्य या प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक लक्ष्य वैसे लक्ष्य को कहा जाता है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसे प्राप्त करने से ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। यह तो हो गया धनात्मक लक्ष्य, प्राप्त करना चाहता है वो, जैसे भोजन, पानी, लैंगिक क्रिया आदि धनात्मक लक्ष्य के उदाहरण है। ऋणात्मक लक्ष्य वैसे लक्ष्य को कहा जाता है जिनसे व्यक्ति दूर रहना चाहता है, ये प्राप्त नहीं। ऋणात्मक को क्यों प्राप्त करेगा वो, क्योंकि इससे दूर रहने की से ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, जैसे दंड, आंखों पर सीधी पड़ने वाली तीव्र रोशनी, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, इनसे वह दूर जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक लक्ष्य है उसका। अभिप्रेरणात्मक चक्कर, अभिप्रेरणात्मक चक्कर को इस चित्र के द्वारा हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले व्यक्ति की होती है आवश्यकता, आवश्यकता के बाद में अंतर्नोद, उसको गति मिलती है यानी वह क्रिया करता है उसको आवश्यकता को पूरी करने के लिए। उद्वेलन, उद्वेलन का मतलब है हलचल, बहुत तेजी से उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है जो उसकी आवश्यकता है, चाहे भूख हो, प्यास हो। और लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, अब उस लक्ष्य को, उस चीज को प्राप्त करने के, अब उस चीज को प्राप्त करने के लिए वह वैसा ही व्यवहार करेगा। अब वह वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है, मान लो भोजन की आवश्यकता थी और वह उसे प्राप्त हो गई। प्राप्त होने के बाद में उसकी जो उद्वेलन की कमी है, उद्वेलन है उसमें कमी आ जाती है और उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर वही अगर उसको फिर से भूख लगती है तो उसकी आवश्यकता होती है, फिर वो उसे प्राप्त करने का, वही इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता है। तो ये अभिप्रेरणात्मक चक्कर है, मोटिवेशनल साइकिल इसे कहा जाता है। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और वह तनाव उत्पन्न होता है या प्रणोद उत्पन्न होता है, वही अंतर्नोद है। अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के दो मुख्य सामान्य प्रकार होते हैं, जैविक अभिप्रेरण और मनोसामाजिक अभिप्रेरण। जैविक अभिप्रेरकों को शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं। जैविक अभिप्रेरकों को क्या कहा जाता है, क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। उनका संचालन मुख्यतः शरीर की क्रियात्मक तंत्र पर निर्भर रहता है, इसलिए उसको क्रियात्मक अभिप्रेरक कहा जाता है। मनोसामाजिक अभिप्रेरक प्राथमिक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा सीखे गए होते हैं। यानी मनोसामाजिक जो अभिप्रेरक है वो वातावरण से मनुष्य को प्राप्त होते हैं या मनुष्य या बालक सीखता है। दोनों प्रकार के अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दो प्रकार के अभिप्रेरक है, मनोसामाजिक अभिप्रेरण और जैविक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं और जैविक अभिप्रेरक को शारीरिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। अभिप्रेरक को शारीरिक अभिप्रेरक या जैविक अभिप्रेरक की श्रेणी में रखा जा सकता है। अभिप्रेरक या जैविक अभिप्रेरक की विशेषताएं, अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति में एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में समरूपता हो। जैविक जो अभिप्रेरक है उसमें एक ही प्रजाति के जो लोग हैं उनमें क्या होती है, समरूपता होती है। अभिप्रेरणा प्राणी में जैविक मांग सुबद आंतरिक संतुलन के प्रति एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, यानी वह एक आंतरिक संतुलन बनाए रखती है। अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक, अभिप्रेरक अर्जित
न हो। अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं, ये अर्जित नहीं होते हैं। जैविक मांग और शुद्ध जैविक मांग अर्थात क्षुब्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में एक उत्तेजित अवस्था उत्पन्न होती है। वह क्या है? अभिप्रेरक की विशेषता है। जैविक अभिप्रेरक में 5 प्रमुख अभिप्रेरक है, ये आपको याद रखना है। जैविक अभिप्रेरक के 5 प्रमुख अभिप्रेरक कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, नींद, काम, यौन और मलमूत्र त्याग। ये 5 जैविक अभिप्रेरक है। अभिप्रेरक शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाए रखते हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिकों ने समस्थिति कहा है। अभिप्रेरक है वो शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाए रखते हैं, जिसको क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने? समस्थिति कहा है। भूख, हंगर, ये अभिप्रेरक है। भूख, व्यक्ति को भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने और उसे खाने के लिए अभिप्रेरित करती है। भोजन वह तत्व होता है जो भूख प्रणोद को संतुष्ट करता है। भूख क्या है? यहाँ पर प्रणोद है, मूवमेंट है। भूख की उत्पत्ति अमाशय की मांसपेशियों के संकोचन से होती है। जब अमाशय खाली होता है, इसमें संकोचन तेजी से होता है और फलस्वरूप व्यक्ति का पेट में दर्द महसूस होता है। इस तरह के दर्द को भूख दर्द भी कहा जाता है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत माना है। इसे जो भूख लगती है, जिसको हम भूख दर्द कहते हैं, इसे मनोवैज्ञानिकों ने स्थानीय उद्दीपक माना है। इसी प्रकार जो भूख लगने के तरह अलग अलग इसमें तरीके बताए गए हैं। देखो, लेटरल हाइपोथैलेमस तथा वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। लेटरल हाइपोथैलेमस एक फीडिंग केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो भोजन के व्यवहार को उत्तेजित करता है, तथा वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस एक तुष्टि केंद्र के रूप में कार्य करता है। यानी 2 प्रकार के इसमें जो क्षेत्र बताए गए हैं प्रणोद के, भूख के 2 प्रकार के, यानी भूख को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताए गए हैं। एक तो है लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। लेटरल हाइपोथैलेमस एक फीडिंग यानी भोजन की आवश्यकता या भोजन के लिए व्यवहार को उत्तेजित करता है, और जब उसकी तुष्टि हो जाती है, जब वो खाना खा लेता है, तो वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस की प्रक्रिया या व्यवहार होता है। यह सक्रिय होता है तो प्राणी भोजन करना बंद कर देता है। जब वेंट्रोमेडियल हो जाता है, जब भूख शांत हो जाती है, तो वो भोजन करना बंद कर देता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति में चीनी शुगर की मात्रा कम होती है, तो उसे व्यक्ति को भूख का अनुभव ज़्यादा होता है। आप देखना, जिस व्यक्ति को शुगर होगी, शुगर उसको भूख ज़्यादा लगेगी या भूख का अनुभव अधिक होगा। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये मस्तिष्क का ताप नियंत्रित करता है, और ये व्यक्ति को भूख के अनुभव की सूचना प्रदान करता है। तथ्य है इसमें, देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा 2 खाने से संबंधित ये विकृतियां हैं। एनोरेक्सिया एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति को मोटा हो जाने का असंगत डर बना होता है और वह खाना बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे उसका शरीर है वो वजन जरूरत से ज़्यादा कम हो जाता है। बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति को बार बार खाने की आवश्यकता, असाधारण इच्छा होती है, बार बार खाने की आवश्यकता होती है, और वह ज़्यादा खा करके उसका वजन जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये 2 क्षेत्र है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। फिर है प्यास। प्यास एक जन्मजात अभिप्रेरक है। प्यास एक जन्मजात अभिप्रेरक है। प्यास की व्याख्या शारीरिक क्रियाओं के रूप में करने के लिए एक विशेष सिद्धांत, जिसे डबल डिप्लेशन सिद्धांत कहा जाता है। डबल डिप्लेशन का मतलब, इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। जो प्यास है वो 2 प्रकार की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है। देखो कौन कौन सी 2 प्रकार की है। नंबर 1 है कोशिकाओं में एक तो पानी की कमी हो जाना। जब कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है तो प्यास महसूस होती है।
रक्त की मात्रा में कमी हो जाना, ये भी अत्यधिक पानी के कारण होता है, जिसे डबल डिप्लेशन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पानी की कमी की स्थिति को कोशिकीय निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, जल की कमी हो जाना भी कहते हैं। शरीर में पानी की कमी हो जाने से शरीर में खून की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। यानी पानी की कमी होने से ब्लड प्रेशर के अंदर भी कमी आ जाती है। इसी प्रकार अन्य जो हमें पानी पीने का जो अनुभव करवाते हैं, प्यास का जो अनुभव करवाते हैं, वो है एनगियोटेंसिन, इसे कहा जाता है, बनता है। एनगियोटेंसिन बनने से व्यक्ति में प्यास का अनुभव होता है। तो एनगियोटेंसिन बनने से व्यक्ति में प्यास का अनुभव होता है और वह पानी पीना चाहता है। तो ये प्यास पैदा करने वाले प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट है यौन या काम या सेक्स। यौन अभिप्रेरक एक तीसरा जैविक अभिप्रेरण है। इसे अंशतः जैविक या अंशतः सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। इसे जैव सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। यौन अभिप्रेरक में शरीर में किसी तत्व की कमी नहीं होती है। यौन अभिप्रेरक की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित संवेदी उद्दीपकों से अधिक होती है, जबकि अन्य जैविक अभिप्रेरकों में ऐसा नहीं के बराबर होता है। यौन अभिप्रेरक का संबंध यौन ग्रंथि या गोनाड्स से होता है। पुरुषों में यौन ग्रंथि को अंड ग्रंथि या महिलाओं के अंदर यौन ग्रंथि को अंडाशय या डिम्ब ग्रंथि कहा जाता है। तृणावस्था, तृणावस्था क्या है? देखो, तृणावस्था ये आपको याद रखना है, तृणावस्था। तृणावस्था क्या है? देखो, लड़कियों में 11 से 13 तथा लड़कों में 12 से 14 साल की अवस्था में। तृणावस्था कौन सी अवस्था है? लड़कियों में 11 से 13 वर्ष की जो आयु है उसको तृणावस्था कहते हैं, और लड़कों में 12 से 14 साल की आयु को या इस अवधि को क्या कहा जाता है? तृणावस्था कहा जाता है। पुरुष तथा महिला यौन ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। स्त्री हार्मोन्स एस्ट्रोजन्स प्रमुख है और पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन प्रमुख है। हालांकि ये दोनों ही प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, लेकिन इनका उत्सर्जन की जो मात्रा है वो एस्ट्रोजन की मात्रा स्त्री में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको एस्ट्रोजन माना गया है स्त्री हार्मोन्स, और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पुरुष में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको पुरुष का माना गया है। यौन ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि दोनों को ये हार्मोन्स प्रभावित करते हैं। हाइपोथैलेमस का विशेष क्षेत्र जो इस नेटवर्क को उत्तेजित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसको जो यौन संबंधी जो उत्तेजित करने की जो नेटवर्क है, शक्ति है, वो किसके पास है? हाइपोथैलेमस एक विशेष क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये अहम भूमिका निभाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्री ओपेटिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी हाइपोथैलेमस विशेष क्षेत्र एक नेटवर्क को उत्तेजित करने में अहम भूमिका निभाता है यौन संबंधी, इसको क्या कहा जाता है? प्री ओपेटिक क्षेत्र कहा जाता है। नींद, प्राणी के लिए नींद चौथा महत्वपूर्ण जन्मजात अभिप्रेरक माना जाता है। नींद दो प्रकार का होता है। तीव्र आंख गतिक नींद, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लिप और रेम स्लिप कहते हैं। अतीव्र आंख गतिक नींद, जिसे नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। अब इनमें देखो क्या अंतर है, तीव्र आंख गतिक नींद और अतीव्र आंख गतिक नींद। तीव्र आंख गतिक नींद में व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो आपको पता है वह स्वप्न देखा करता है, स्वप्न देखता रहता है। सामान्य नींद का 20% नींद ऐसा ही होता है, यानी सामान्य जो नींद है उसका 20% जो नींद है वो कैसा होता है? तीव्र आंख गतिक नींद होता है। तीव्र आंख गतिक नींद को स्वप्न नींद भी कहा जाता है।
तीव्र आंगतिक नींद की दो विशेषताएं हैं। उम्र बीतने के साथ रैपिड आई मूवमेंट नींद का प्रतिशत व्यक्ति में घटता जाता है। बच्चों में कुल नींद का करीब 50% नींद रैपिड आई मूवमेंट नींद होता है, परंतु वयस्कों में ये घटकर 20% हो जाता है। यानी बच्चों को आपने देखा होगा सोपन ज़्यादा आते हैं और वयस्कों को सोपन कम आते हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह केवल स्तनपायी प्राणियों में ही होता है। जिनमें स्तन पाए जाते हैं उन प्राणियों में ही तीव्र गतिक नींद पाई जाती है। दूसरा जो प्रकार है नींद का वो है अतीव्र आंख गतिक नींद। इसमें व्यक्ति गहरी नींद से सोता है, ठाठ से सोता है, यानी जिनको रीट की तैयारी नहीं करनी वो क्या है अतीव्र गतिक नींद से सोता है। और जिनको भाई तैयारी करनी है वो सो नहीं पाएगा, उसको बहुत ही कम सो करके पढ़ना है, मेहनत करनी है। व्यक्ति में संवेदी प्रक्रियाएं बहुत कम होती है। इस तरह की नींद में श्वसन गति धीमी हो जाती है। ज़्यादा सोने से क्या हो जाती है, श्वसन गति धीमी हो जाती है, हृदय गति धीमी हो जाती है, रक्तचाप भी कम हो जाता है। और जो ज़्यादा सोएगा वो फिर उसका नंबर भी नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मनोसामाजिक अभिप्रेरक। मनोसामाजिक अभिप्रेरक एक अर्जित अभिप्रेरक है जो हम हमारे समाज से, हमारे वातावरण से प्राप्त करते हैं। जैसे परिवार, पड़ोस, स्कूल, कॉलेज के साथियों आदि के बीच रहकर हम इसको सीखते हैं। प्रमुख सामाजिक अभिप्रेरक कौन कौन से देखते हैं हम। संबंधन अभिप्रेरक। समाज में संबंधन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना संबंधन के व्यक्ति समुदाय में रह ही नहीं सकता। प्रतिदिन हमें दूसरों के साथ या मित्रों की आवश्यकता होती है और हम दूसरों के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाना चाहते हैं। कोई भी सदैव अकेले नहीं रहना चाहता। जैसे ही लोग परस्पर आपस में कुछ समानताएं देखते हैं वे एक समूह बना लेते हैं और उस समय यानी कोई एक जैसा काम करता है तो वो उनका एक समूह बना जाता है, उनका एक संघ बन जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, संबंधन अभिप्रेरक। जैसे शिक्षक संघ है, विभिन्न प्रकार के शिक्षक संघ है, तो वो कौन से अभिप्रेरक में आएंगे, संबंधन अभिप्रेरक के अंदर आएंगे। दूसरों को चाहना तथा भौतिक या मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह क्या कहलाती है, संबंधन कहलाती है। इसमें सामाजिक संपर्क की अभिप्रेरणा अंतर्निहित होती है। दूसरा जो सामाजिक अभिप्रेरक है वो है शक्ति, यानी मनुष्य के अंदर या मनुष्य अपने आप को एक शक्तिशाली दिखाना, मनुष्य द्वारा अपने आप को शक्तिशाली दिखाना, प्रभावशाली दिखाना, इसको बोलते हैं सामाजिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। समाज के अंदर अपने आप को प्रभावशाली दिखाना। जैसे शक्ति अभिप्रेरक के विभिन्न लक्ष्य है, प्रभाव डालना, नियंत्रण करना, सम्मत करना यानी एक मत करना, नेतृत्व करना, दूसरों को मोहित कर लेना, सबसे अधिक महत्वपूर्ण दूसरों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना। तो ये सब क्या है, शक्ति अभिप्रेरक है। तीसरा जो है उपलब्धि अभिप्रेरक, यानी संबंधन अभिप्रेरक, फिर शक्ति अभिप्रेरक और तीसरा है उपलब्धि अभिप्रेरक। उपलब्धि यानी किसी को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है तो, या फिर आप बेहतर नौकरी प्राप्त करना चाहते हो शिक्षा प्राप्त करके, तो ये क्या है, उपलब्धि है, उपलब्धि अभिप्रेरक है। उपलब्धि की आवश्यकता जिसे N1 भी कहते हैं, यानी नीड अचीवमेंट भी इसे कहा जाता है। उपलब्धि की आवश्यकता को क्या कहा जाता है, नीड अचीवमेंट कहा जाता है। इन अभिप्रेरकों के बाद में अब है मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से समझना है। मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत अब्राहम एच मेस्लो के द्वारा दिया गया। इसे आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। आत्म सिद्धि का मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाना,
मनुष्य का बिल्कुल संतुष्ट हो जाना, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रहना, इसको बोलते हैं आत्म सिद्धि का सिद्धांत। तो मैस्लो के सिद्धांत को क्या कहते हैं? आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। और मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में समझा जा सकता है। तो ये भी पूछा गया है, किस रूप में है मैस्लो का सिद्धांत? एक पिरामिड के रूप में बताया गया है। इसमें मूल शरीर क्रियात्मक या जैविक आवश्यकताएं जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती है, जैसे भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि, ये सबसे पहली आवश्यकता बताई गई है, निचले स्तर पर लिया गया है इसको पदानुक्रम में। और सुरक्षा, जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो मनुष्य को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसे स्नेह की आवश्यकता यानी समाज से प्रेम की आवश्यकता महसूस होती है। और जब प्रेम उसको मिल जाता है फिर आत्म सम्मान की आवश्यकता की वो पूर्ति कर लेता है या पूर्ति चाहता है। इसके बाद में वह सबसे ऊपर का जो पदानुक्रम है वो है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये सब प्राप्त होने पर उसे आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आत्म सिद्धि व्यक्ति आत्म जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्व स्फूर्त, नवीनता एवं चुनौती से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति हास्य भावना से परिपूर्ण तथा गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने की क्षमता रखता है। तो आप सभी को भी आत्म सिद्धि व्यक्ति बनना है। मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, इसका क्रम भी पूछा जाता है। ये आरोही क्रम में है। कौन से क्रम में? ये आरोही क्रम में है। इस प्रकार शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सबसे पहले वो पूरी करने की सोचता है। उसके बाद में जब सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसके खाने संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, फिर वो सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करता है। भी उसके पास सिर के ऊपर छत होना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, सर्दी, गर्मी, वर्षा से सुरक्षा हो सके। सुरक्षा की प्राप्ति होने पर, यह आवश्यकता पूर्ण होने पर वह आत्मीयता की आवश्यकता महसूस करता है। वह चाहता है कि समाज में मुझे प्रेम मिले, स्नेह मिले। वह प्रेम करना चाहता है, स्नेह करना चाहता है। और यह जब प्राप्त हो जाता है तो वह चाहता है कि उसकी समाज के अंदर इज्जत हो, सम्मान हो। ये सम्मान प्राप्त होने पर वह एक आत्म सिद्धि की आवश्यकता महसूस करता है, यानी उसने सब कुछ ये उसको प्राप्त हो जाता है। तो सबसे ऊपर की जो कड़ी है वो आत्म सिद्धि की है और सबसे नीचे की जो कड़ी है वो है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। तो ये इनका क्रम आपको इस प्रकार याद रखना है। आरोही क्रम और अवरोही दोनों ही क्रम आपको याद रखने हैं। प्रमुख पद, मूल प्रवृत्तियां, अंतर्नोद आवश्यकताएं, लक्ष्य प्रेरक, जैविक आवश्यकताएं, भूख, प्यास, काम, नींद, मनोसामाजिक आवश्यकताएं, आवश्यकताओं का पदानुक्रम, शरीर क्रियात्मक, सुरक्षा, स्नेह, सम्मान, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये प्रमुख पद इसमें बताए गए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। और इसके बाद में बहुविकल्पी प्रश्न। अंग्रेजी भाषा मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो इसको हम पढ़ चुके हैं। मूवर, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। हमने मूल तत्व पढ़े हैं। तो आवश्यकता, प्रनोद, उपलब्धि, प्रोत्साहन, लक्ष्य। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। आवश्यकता है, प्रनोद है, फिर लक्ष्य है, ये सब क्या है? अभिप्रेरणा के मूल तत्व है। तो धन्यवाद आप सभी को।